गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। जैसे अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था चैप्टर 16 लाइट वाला, ओके, ऐसे आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, तारे और सौर परिवार के बारे में। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं। पेली एंड बुज्जू विजिट देयर ग्रैंडफादर्स विलेज ड्यूरिंग द समर ब्रेक। जो पेली और बुज्जू थे वो अपने ग्रैंडफादर के गांव गए थे, दादाजी के, कब? समर वेकेशन में। आफ्टर डिनर दे वेंट ऑन द रूफ। वह डिनर के बाद कहाँ गए? छत पर गए। ओके, इट वॉज अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट। वहाँ पे एकदम स्वच्छ, एकदम साफ क्लियर बादल थे। दे वेयर सरप्राइज टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार इन द स्काई। वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे, काफ़ी ज़्यादा स्टार्स देखे। दे हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सीन इन देयर सिटी। उन्होंने कभी भी ऐसा सीन, कभी भी सिटी में ऐसा नहीं देखा था, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आश्चर्यचकित हो गए थे, वंडरेड। पहली वंडरेड वाई द विलेज स्काई वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन बिग सिटीज़। तो पहली ये जानना चाहती है कि जो बड़े शहर होते हैं वहाँ गाँव, आकाश के गाँव से इतना छोटा क्यों दिखाई देता है। ठीक है, जो पहली थी वो वंडरेड थी, आश्चर्यचकित थी। हर ग्रैंडफादर एक्सप्लेन, उनके जो दादाजी, उन्होंने एक्सप्लेन किया that due to bright light, smoke and dust, the sky in big cities in really clear। तो उनके दादाजी थे, उन्होंने बताया प्रकाश और फिर धुएं या फिर धूल के कारण बड़े शहरों में बादल एकदम स्वच्छ नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, he also identified some objects seen in the light sky and told stories associated with them। Night sky watching can be fascinating experience at a place where there no bright light and the atmosphere are clear। उन्होंने, दादाजी ने काफ़ी कहानियाँ भी सुनाई और उन्होंने बताया कि आकाश का अवलोकन करना चित्ताकर्षक नहीं हो सकता। जहाँ वातावरण स्वच्छ हो वहीं चमकीला प्रकाश होता है। लुक एट द स्काई ऑन अ डार्क। आप कभी अंधेरे में स्काई की तरफ देखना। क्लियर नाइट यू सी द एंटर स्काई डॉट विथ काउंटलेस स्टार। आप जब एकदम क्लियर स्काई में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? काउंटलेस, मतलब अनगिनत आपको तारे दिखाई देंगे। सम ब्राइट एंड सम नॉट सो ब्राइट। कुछ ब्राइट होंगे, कुछ चमकेंगे और कुछ ब्राइट नहीं होंगे। ऑब्जर्व देम केयरफुली। आपको इन सबको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, फिर आप यहाँ देख सकते हो, आपके यहाँ डेफिनेशन है। द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। जो मून होता है, चंद्रमा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट करता है, चमकता है। द स्टार्स और द प्लानेट होते हैं, द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट। मतलब तारे, ग्रह, चंद्रमा, आकाश के बहुत से अन्य पिंडों को हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड, मतलब कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ओके, फिर आपका यहाँ देख सकते हो द मून। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 70.1। ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूसली फॉर सेवरल नाइट। आपको मून को मतलब ऑब्जर्व काफ़ी कंटिन्यू तक क्या करना है? ऑब्जर्व करना है, निरीक्षण करना है। प्रेफरली फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट। दूसरी जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के दिन आपको हर पूर्णिमा के दिन क्या करना है? आपकी नोटबुक में मतलब ड्रॉ करना है। मेक अ स्केच ऑफ मून एवरी नाइट इन योर नोटबुक एंड नोट द डे फ्रॉम द डे ऑफ फुल मून। ऑल्सो नोट एवरी डे द पार्ट ऑफ द स्काई ईस्ट और वेस्ट इन विच द मून इज सीन। तो आपको संभव हो सके तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक, मतलब एक मंथ तक आपको आपकी नोटबुक में चंद्रमा की ड्राइंग बनानी है। पूर्णिमा के दिन जो दिन निकल गए होते हैं उनकी संख्या को आपको नोट करना है। यह भी देखना है कि आकाश जो मून है वो किस दिशा में उग रहा है, पूरब में या फिर पश्चिम, ईस्ट में या फिर वेस्ट में। ठीक है, ये आपको ऑब्जर्वेशन नोट करना रहेगा। इन देयर आर चेंज इज द शेप ऑफ द मून एवरी डे। क्या कोई मून के शेप में, आकृति में, उसमें कोई चेंज होता है? आर दिस डेज वेन द शेप ऑफ द मून अपियर टू बी परफेक्टली राउंड। कौन से दिन जो मून पूरा चंद्रमा दिखाई देता है? आर देयर डेज वेन द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल इवन इफ द स्काई इज क्लियर। क्या ऐसे भी दिन है जब स्वच्छ आकाश होने पर चंद्रमा को हम नहीं देख सकते? ठीक है, फिर आप यहाँ देख सकते हो द वेरियस शेप ऑफ द ब्लैक पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून। मतलब उस दिन जिस दिन चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा। ओके, याद रखना। फिर आप यहाँ देख सकते हो रोल इन आवर सोशल लाइफ ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल इन इंडिया आर सेलिब्रेट अकॉर्डिंग टू द फेसेस ऑफ मून। मतलब प्रत्येक रात्रि को
अमावस की सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द फेसेस ऑफ मून। फॉर एग्जाम्पल दिवाली इज सेलिब्रेट ऑन न्यू मून डे। बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक बर्थडे आर सेलिब्रेट ऑन फुल मून डे। महाशिवरात्रि सेलिब्रेट ऑन 13 नाइट ऑफ बीनिंग मून। ईद फित्र इज ऑब्जर्व ऑन द फॉलोइंग द साइथिंग ऑफ क्रिश्चियन मून। जो बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती पूर्णिमा पर मनाई जाती है। जैसे आप देख सकते हो जो महाशिवरात्रि होती है वो कब मनाई जाती है? कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है। ऐसे ही बालचंद्र या फिर दर्शन के अगले दिन ईद उल फितर मनाई जाती है आदि। ओके, ऐसे फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। फिर आप यहाँ देख सकते हो पेज नंबर 270 पे एक्टिविटी 70.2 टेक अ बिग बॉल और अ पिक्चर पेंट हाफ ऑफ इट वाइट एंड हाफ ब्लैक। आपको एक बॉल लेनी है, उसको आधा वाइट कलर करना है, आधा ब्लैक। गो आउट इनटू द प्ले ग्राउंड विथ 2 ऑफ योर फ्रेंड्स। आपको आपके फ्रेंड के साथ प्ले ग्राउंड में जाना है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ अबाउट 2 मीटर ऑन द ग्राउंड। 2 मीटर का आपको एक सर्कल बनाना है ग्राउंड पे। डिवाइड द सर्कल इंटू 8 इक्वल पार्ट्स। आपको 8 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना है। स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपको वहाँ पे एक स्टैंड लगाना है। आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड द बॉल एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सर्कल। आस्क हर टू कीप द वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल ऑलवेज टूवर्ड्स द सन। इफ यू आर performing this activity in the morning then the white portion of the ball should be kept towards the east. If the activity is being performed in the afternoon then the white portion of the ball should be kept towards the west. आपको वो सर्कल में खड़े होना है। फिर जो आपने बॉल लेके आए थे वो बॉल को क्या करना है? आपको जो 8 सर्कल आपने बिंदु में डिवाइड किया है वहाँ खड़े रहने को कहना है। अब उससे कहिए कि जो घड़े के सफ़ेद भाग को सदैव सूर्य के सामने रखना है। ठीक है, इस क्रियाकलाप को सुबह करने पर वो हमें सफ़ेद भाग पूर्व दिशा में दिखाई देगा। ठीक है, पूर्व दिशा में दिखाई देता है। और अगर हम यही एक्टिविटी नून में करेंगे, ठीक है, तो वो हमें कौन सी दिशा में दिखाई देगा? पश्चिम दिशा में दिखाई देगा। तो हमें यह डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि अगर हम मॉर्निंग में एक्टिविटी करेंगे तो हमें पूर्व दिशा में दिखाई देगी और वही एक्टिविटी हम नून में करेंगे तो हमें वह कौन सी? पश्चिम दिशा में दिखाई देगी। स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑब्जर्व द विजिबल वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल वाइल योर फ्रेंड स्टैंड एट द पॉइंट्स ऑन द सर्कल मेक अर्लियर। वर्त के केंद्र में खड़े होकर आपको गेंद के सफ़ेद दृश्य का भाग आपको नोटिस करना है। क्या इस आकृति से नोटबुक में आकृति अपनी नोटबुक में खींची है? ठीक है, और आपको यह कंपैरिजन करना रहेगा। ठीक है, सो आप ये एक्टिविटी किसी ग्राउंड में या फिर खुली जगह में जाकर भी कर सकते हो। फिर आप देख सकते हो पोजीशन ऑफ द मून इन इट्स ऑर्बिट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग फेजेस। ठीक है, फिर आपके यहाँ देख सकते हो अर्थ पिक्चर में 70.6 में मून दिया है, अर्थ दिया है और सन दिया है। तीनों की पोजीशन अलग अलग होती है। ठीक है, फिर है आपका यहाँ 70.3 में ड्रॉ अ सर्कल अबाउट 1 डायमीटर ऑन द ग्राउंड। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, एक वर्त खींचना है 1 मीटर का। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपके फ्रेंड को बोलना है कि इस सर्कल में खड़े रहे। योर रिवॉल्व अराउंड योर फ्रेंड इन सच अ मैनर दैट योर फेस ऑलवेज रिमेन टूवर्ड हिम। तो आपको इस प्रकार से खड़े रहने के जो आपके फ्रेंड का मुंह है वो आपकी उसकी ओर रहे। ठीक है, कैन योर फ्रेंड सी योर बैक? हाउ मेनी रोटेशन डिड यू कंप्लीट इन 1 रिवॉल्यूशन? द मून रिवॉल्यू अराउंड द अर्थ इन अ सिमिलर मैनर। अब क्या आपका मित्र जो आपका दोस्त है वो आपकी पीठ देख सकता है? एक परिक्रमा करने में आपने कितना टाइम लगाया? ठीक है, तो वो टाइमिंग आपको यहाँ नोटिस करना रहेगा। फिर है द मून सरफेस, मतलब चंद्रमा का पृष्ठ। चंद्रमा का जो पृष्ठ होता है उसे कहते हैं मून सरफेस। द मून इज अ फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर पोट्स एंड स्टोरी टेलर्स बट व्हेन एस्ट्रोनॉट लैंडेड ऑन द मून दे फाउंडेड द मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन। जो कवि और जो कहानीकारक होते हैं वो चंद्रमा का चित्ताकर्षक पिंड है, लेकिन अंतर यात्री होते हैं उन्होंने जो चंद्रमा पर कदम रखा उन्होंने क्या बताया? जो चंद्रमा का ऊपर का भाग है वो क्या है? पूरा धूल से भरा हुआ है। ठीक है, देयर आर मैनी क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज। वहाँ पे बहुत सारे पर्वत है, पहाड़ है अलग अलग साइज के। इट हैज़ ऑल्सो लार्ज नंबर
टू स्टीप हाई माउंटेन, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में हाई माउंटेन है, ठीक है। फिर आप यहाँ देख सकते हो द स्टार्स। वट अदर ऑब्जेक्ट डू यू सी इन द नाइट स्काई? देयर इज अ लार्ज नंबर स्टार्स इन द स्काई। क्या आपने कभी रात में कौन कौन सी चीज़ें देखी? आकाश में असंख्य तारे। ऑब्जर्व केयरफुली ऑन अ डार्क नाइट एंड फ्रॉम अ प्लेस अवे फ्रॉम अ बिग सिटी। बड़े शहर से दूर किसी मतलब अंधेरी रात को आपको सावधानीपूर्वक आपको नोटिस करना है। आर ऑल दिस स्टार्स इक्वली ब्राइट? क्या सभी स्टार्स अब एक जैसे चमकते हैं? जैसे आप गाँव में देखोगे तो गाँव में काफ़ी ज़्यादा चमकते हैं स्टार्स, लेकिन यहाँ सिटीज़ में नहीं चमकते। क्यों? क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी और फिर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, इसलिए। सो आपको ये जो एक्सपेरिमेंट करो वो आपको सारे नोटिस करते रहने का, ठीक है। फिर एक्टिविटी 70.4 में देखिए, स्टैंड इन द सेंटर ऑफ अ बिग रूम। आपको एक बिग रूम में खड़े रहना है एंड स्टार्ट रोटिंग, और आपको मतलब घूमना स्टार्ट करना है, रोटिंग। इन विच डायरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट इन द रूम अपियर और मूव? डू द सी देम मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट और मोशन? क्या आप इन वस्तुओं को अपनी गति के विपरीत दिशा में गतिमान करना देख सकते हो या नहीं, वो बताना है, ठीक है। फिर है पहली रिकॉल दैट व्हेन सी इज इन अ मूविंग ट्रेन द नियर बाय ट्रीज एंड बिल्डिंग अपियर टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। पहली याद करती है कि जब वह किसी रेलगाड़ी चलती है, ठीक है, तो उसके निकट होती है तो वृक्ष या फिर कोई भी मकान होगा पीछे की दिशा में, मतलब ऐसा लगता है कि पीछे की दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। आपने भी देखा होगा काफ़ी बार आप ट्रेन में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपने क्या देखा होगा कि जैसे आप ट्रेन में से देखते हो तो आपको क्या लगेगा कि जो घर होते हैं या फिर जो भी आसपास की चीज़ें होती है ट्रेन की, वो पीछे की साइड जा रही है। ये तो आपने भी नोटिस किया होगा कई बार। फिर यहाँ एक्टिविटी 75 देखेंगे, टेक एन अम्ब्रेला एंड ओपन इट। आपको एक अम्ब्रेला लेना है और इसे खोलना है, ठीक है। मेक अबाउट 10 to 15 स्टार्स आउट ऑफ वाइट पेपर। आपको वाइट पेपर से 10 से 15 तारे बनाने हैं। पेस्ट 1 स्टार एट द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल रोड ऑफ द अम्ब्रेला। आपको बीच में एक छड़ी या फिर कोई भी एक छड़ चिपका देनी है अम्ब्रेला के। एंड अदर एट डिफरेंट प्लेस ऑन द क्लॉथ नियर एंड ऑफ द ईच स्पॉक। और उसके जो आसपास में सारे क्या करने, उसके जो भी कॉर्नर में उसमें सारे आपको कपड़े के तारे चिपका देने वहाँ पे, ठीक है। नाउ रोटेट द अम्ब्रेला बाय होल्डिंग इट्स सेंट्रल रोड इन योर एंड। अब आपको बीच की छड़ी को पकड़ के अम्ब्रेले को घुमाना है। ऑब्जर्व द स्टार्स ऑन द अम्ब्रेला। जो स्टार्स है उसका आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। इज देयर स्टार्स एनी डज नॉट अपियर टू मूव। क्या ऐसा कोई तारा है जो गति करता प्रतीत नहीं होता। वेयर इज द स्टार लोकेटेड। अब तारा कहाँ स्थित है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ मीट द स्काई। कुड दिस स्टार्स ऑल्सो बी स्टेशनरी। यदि कोई तारा वहाँ स्थित होता है जहाँ आकाश में पृथ्वी का अक्ष मिलता है, तो क्या वह तारा भी स्थिर रहता है या नहीं, वो आपको यहाँ बताना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, देयर इज एक्चुअली अ स्टार द पोल स्टार विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस इट डज नॉट अपियर टू मूव। वास्तव में ध्रुव एक तारा ही जो पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है, ठीक है, लेकिन हमें प्रतीत नहीं होता। फिर आप ये देख सकते हो, द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज़ अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड अ कॉन्टेजाइलेशन। ओके, पहचाने जाने वाले आकृतियों के तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, तारामंडल। मतलब जो तारों का पूरा समूह होता है उसे हम तारामंडल के रूप में जाने जाते हैं। फिर आप यहाँ देख सकते हो, समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इज उर्सा माजोर। मतलब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि गर्मियों के दिनों में जो आरसा माजोर भी तारामंडल के बिग डीपर होते हैं, ठीक है, बिग डीपर उसे हम कहते हैं आरसा माजोर भी कहते हैं। इन इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बिग डीपर। बिग डीपर के रूप में भी वो जाने जाते हैं। फिर यहाँ देख सकते हो आप एक्टिविटी 70.6 में, ऑब्जर्व दिस कॉन्स्टेलेशन फॉर अ फ्यू हॉर। डू यू फाइंड एनी चेंज इन इट्स शेप। डू यू फाइंड एनी चेंज इन इट्स पोजिशन। यू विल ऑब्जर्व दैट द शेप ऑफ द कॉन्स्टेलेशन रिमेन द सेम। कुछ घंटों तक तारामंडल का हमें ऑब्जर्वेशन करना है कि आप उसकी आकृति में कोई परिवर्तन देखने को मिलता है। यदि कोई परिवर्तन देखते हैं तो आपको उसका नोटिस करना है, ठीक है। क्या तारामंडल की जो स्थिति व आकृति है, ड्राइंग है, वो एक जैसी रहती है नहीं, या फिर पश्चिम की ओर प्रतीत होती है, ठीक है, तो आपको ये बताना है। यू विल ऑल्सो फाइंड दैट द कॉन्स्टेलेशन अपियर
टू मूव इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब वह क्या होती है, पूरब से पश्चिम की ओर प्रतीत होती है या नहीं, जो आकृति है वो तारामंडल से है, ठीक है, वो आपको बताना है। फिर यहाँ देख सकते हो एक्टिविटी 70.7, द एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म ऑन अ क्लियर मूनलेस नाइट ड्यूरिंग समर एट अबाउट 9 PM, मतलब रात्रि जो गर्मियों के दिनों में रात के 9 बजे आपको क्या करना है, 9 बजे उस दिन आकाश में चंद्रमा ना हो, ठीक है। टूवर्ड द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द स्काई एंड आइडेंटिफाई उर्सा माजोर, यू मे गेट हेल्प फ्रॉम एल्डर्स इन योर फैमिली, लुक एट द 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ द उर्सा माजोर, इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द दिस स्टार एज। तो आपको अपने परिवार की या फिर बड़ों की सहायता ले सकते हैं कि सप्तऋषि के जो सिरे के 2 तारों को देखने आए हैं, ठीक है, मतलब ध्रुव तारा और उर्सा माजोर, ठीक है। उसमें इन तारों के बीच में गुजरने वाली जो रेखा होती है उसमें आपको कल्पना करनी है, इस काल्पनिक रेखा को उत्तर दिशा में आगे बढ़ाना है। यह रेखा एक ऐसे तारे पर पहुंचती है जो एक चमकीला नहीं है, जबकि यह ध्रुव तारा होता है। ध्रुव तारे का कुछ समय तक प्रेक्षण कीजिए, नोटिस करना है कि अन्य तारों का वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है कि नहीं करता है, हमें नोटिस करना रहेगा। फिर यहाँ देख सकते हो एक्टिविटी 70.8, ड्यूरिंग अ समर नाइट, आपको समर की नाइट में, गर्मी की रात्रि में आपको क्या करना है, उर्सा माजोर 3-4 टाइम्स एट एन इंटरवल ऑफ 2-3 आवर, ऑल्सो लोकेट द पोल स्टार्स इस टाइम। Does Ursa Major appear to move from east to west? Does it appear to revolve around the pole star? Compare your observation with those in figure 70.14. गर्मी के दिनों में किसी रात के समय में आपको 2 से 3 घंटे का सप्तऋषि का 3-4 बार क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। हर बार ध्रुव तारे का स्थान निर्धारित कीजिए, ठीक है। क्या वह पूरब से पश्चिम की ओर गति करता है, क्या वह तारे की परिक्रमा करता हुआ दिखाई देता है या नहीं, तो आपको इन दोनों के बीच में ऑब्जर्वेशन नोटिस करना रहेगा। फिर ऐसे आपको यहाँ देख सकते हो आपको कुछ ड्राइंग दी गई है, ठीक है। फिर हम यहाँ पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम, द सन एंड द celestial bodies which revolve around it from the solar system. It consists of large number of bodies such as planets, comets, asteroids and meteors. The gravitational attraction between the sun and these objects keep them revolving around it. सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना होता है, ठीक है, सोलर सिस्टम। इस परिवार में बहुत से पिंड होते हैं जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, ठीक है। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। द अर्थ इज नो यू ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, इट इज मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है, क्योंकि अब सोलर सिस्टम के उनके सदस्य माने जाते परिवार के। फिर आप यहाँ देख सकते हो सन के बारे में दिया गया है, जैसे द सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस, सन हमारा सबसे पास का तारा है। इट इज़ कंटिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, वह हमेशा काफ़ी ज़्यादा गर्मी देने वाला होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रकाश उत्तेजित करता है। द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑफ ऑल एनर्जी ऑन अर्थ, वह सारी एनर्जी देने वाला क्या है, एक सोर्स है, ठीक है। इन फैक्ट द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लानट, वास्तव में सभी ग्रहों में ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा उत्पन्न करने वाला स्रोत क्या है, सूर्य ही है। फिर द प्लानट, ग्रह के बारे में देखेंगे। द प्लानट लुक लाइक स्टार, जो प्लानट होते हैं वो तारे की तरह दिखाई देते हैं, बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, लेकिन उनका खुद का कोई भी प्रकाश नहीं होता। फिर आप यहाँ देख सकते हो एक्टिविटी 70.9, गो आउट इनटू द प्लेग्राउंड विथ 4 or 5 ऑफ योर फ्रेंड, आपको अपने 4-5 फ्रेंडों के साथ खेल के मैदान में जाना है। ड्रॉ 4 सर्कल ऑफ रेडी 1 मीटर, 1.8 मीटर, 2.5 मीटर एंड 3.8 मीटर, ऐसे आपको 4 सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। 1 मीटर का, 1.8 मीटर का, 2.5 मीटर का, 2.5 मीटर का, फिर 3.8 मीटर का, ओके। ऑल हैविंग अ कॉमन सेंटर, और उन सबके बीच में आपको एक सेंटर बनाना है। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड इन द सेंटर एंड रिप्रेजेंट द सन, आपको आपके फ्रेंडों को मतलब आपके खड़ा करना है जो सूर्य को निरूपित करने के लिए कहे, ओके। फिर योर अदर फ्रेंड में रिप्रेजेंट मर्क्यूरी, वीनस एंड अर्थ, और आपके जो आधे फ्रेंड हैं उनको मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ ये सब बनने के लिए वहाँ खड़े होके कहना है। आस्क योर फ्रेंड टू मूव अराउंड द सन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन देयर ऑन ऑर्बिट्स
फिगर 17.18 में, जैसे फिगर 17.18 में सब परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे एक दूसरे को परिक्रमा करने के लिए कहना है डू दे कोलाइड विथ वन अदर, और सब एक दूसरे से टक्कर होती है या नहीं वो हमें बताना है। फिर देखिए आप यहाँ सम प्लैनेट आर नोन टू हैव मून सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड देम, एनी कैलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर कैलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। मतलब पृथ्वी को जो सूर्य का उपग्रह कहा जाता है, लेकिन ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए उपग्रह शब्द उपयोग करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह, मतलब सैटेलाइट। फिर आप यहाँ देख सकते हो मर्क्यूरी एक प्लैनेट है जिसे हम बुध कहते हैं। द प्लैनेट मर्क्यूरी नियरेस्ट टू द सन, ये सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है। इट इज़ स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा ग्रह माना जाता है, प्लैनेट माना जाता है। बिकॉज मर्क्यूरी इज़ वेरी क्लोज टू द सन, क्योंकि ये सन के बहुत ज़्यादा क्लोज है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट एट मोस्ट एट द टाइम इट इज़ द हिडन ऑफ द ग्लेयर ऑफ द सन। यह मतलब काफ़ी अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहने के कारण इसका प्रेक्षण करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, ऑब्जर्वेशन करना। इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट नियर द हॉरिजॉन, सो इट इज़ विजिबल ओनली एट प्लेस वेयर ट्रीज और बिल्डिंग डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ द हॉरिजॉन। मर्क्यूरी नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, यह सिर्फ वहीं दिखाई दे सकता है जहाँ वृक्ष या फिर जो भवन द्वारा चित्रित देखने में कोई बाधा नहीं होती। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं होता, ठीक है। यह सूर्यास्त और फिर सूर्योदय के पहले इसे देखा जा सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। फिर है वीनस, जिसे हम कहते हैं शुक्र। वीनस इज द अर्थ्स नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर, जो ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह है। इट इज़ ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई, यह रात में अधिक चमकीला तारा माना जाता है। समटाइम वीनस अपेयर इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, कभी कभी ये सनराइज से पहले भी देखने को मिलता है। समटाइम इट अपेयर इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट, कभी कभी सनसेट के साइड टाइम में भी देखने को मिलता है। देयर इट इज़ ऑफ्टन कॉल्ड अ मॉर्निंग और अ इवनिंग स्टार, ऑल थॉट इट इज नॉट अ स्टार, ट्राई टू लोकेट वीनस इन द नाइट स्काई। कभी कभी यह सूर्यास्त के तुरंत पश्चात या फिर पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रात तारा, मतलब सुबह का तारा, अथवा या फिर संध्या तारा, मतलब रात का तारा भी कहते हैं। फिर यहाँ देखिए एक्टिविटी 70.10 में फाइंड आउट फ्रॉम सम न्यूज़पेपर और फ्रॉम द alarming the time when Venus is visible in the sky. You can easily recognize Venus by its your brightness. Remember that Venus cannot be seen very high in the sky. You must try to observe Venus either 1 to 3 or before sunrise, 1 to 3 4 after sunset. किसी समाचार पत्र या अपने जंतरी में देखा होगा कि आकाश में किस समय व किस दिन शुक्र ग्रह दिखाई देगा। आप शुक्र ग्रह की पहचान इसकी चमक द्वारा आसानी से कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा सूर्योदय से 1 से 3 घंटे पहले या फिर सूर्यास्त के 1 से 3 घंटे के बाद की अवधि का सूर्य ग्रह का आपको ऑब्जर्वेशन नोट करना रहेगा और आपको राइट डाउन करना रहेगा, ठीक है। फिर आपका है द अर्थ, पृथ्वी। द अर्थ इज ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नोन ऑफ एग्जिट। पृथ्वी ही सौर परिवार का एकमात्र ऐसा संग्रह जहाँ जीवन का अस्तित्व ज्ञात होता है, ठीक है। सम स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशनल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट्स एंड कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। दीज इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन सो दैट इट हैज़ द राइट टेम्परेचर रेंज, द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सिचुअल एटमॉस्फेयर एंड अ ब्लैंकेट ऑफ ओजोन। मतलब जो ओजोन का विद्यमान होने तथा निरंतरता बनाए रखने के लिए जो पर्यावरणीय अवस्था होती है, ठीक है, वह काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी होती है, लेकिन पृथ्वी को सूर्य से ऊंची दूरी में सम्मिलित है, इसीलिए जो ओजोन का आवरण बना रहे हमें इस प्रकार हमें प्रयास करना चाहिए, ठीक है। फिर आप नीचे देख सकते हो मार्स मतलब मंगल ग्रह, ठीक है। मंगल ग्रह के बारे में दिया गया है द नेक्स्ट प्लैनेट द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स। मतलब अगला ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा का बाहर का पहला ग्रह होता है वह है मंगल। इट अपियर स्लाइटली रेडिश
एंड देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। मार्स हैज़ 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट। यह हल्का लाल रंग का होता है, ठीक है, इसीलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। फिर है जुपिटर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में बृहस्पति। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थन्स कैन बी प्लेस इनसाइड द जायंट प्लांट। बृहस्पति सौर परिवार का इतना बड़ा ग्रह है कि इसमें लगभग 1300 पृथ्वियाँ इस विशाल ग्रह में के अंदर भीतर उसके अंदर रखी जा सकती है। जुपिटर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। उसमें काफ़ी ज़्यादा कृत्रिम उपग्रह होते हैं। इट ऑल्सो फेंट रिंग्स अराउंड इट। You can recognize Jupiter as it appears quite bright in the sky. If you observe it with the help of telescope, you can also see 4 of its large moons. आप इसको एकदम इसका मतलब टेलीस्कोप के द्वारा इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। यह लगभग पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना यह अत्यधिक मतलब तेजी से भ्रमण करता है। ओके, जैसे आप यहाँ नीचे देख सकते हो साइड में पिक्चर में। फिर आपका सैटर्न शनि। Beyond Jupiter is Saturn, which appear yellowish in color. What make it unique in the solar system is its beautiful rings. बृहस्पति के परे शनि है जो रंग में पीला रंग का होता है, ठीक है। यू कैन ऑब्जर्व देम विथ स्मॉल टेलीस्कोप। आप इसको टेलीस्कोप के द्वारा भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। फिर आपका यूरेनस एंड नेपच्यून। दिस आर आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑन द सोलर सिस्टम। ये जो पृथ्वी के बाह्य रंग के ग्रह माने जाते हैं, मतलब बाहरी ग्रह। ओके, दे कैन बी सीन ओनली, जिसे हम देख सकते हैं विथ हेल्प ऑफ द लार्ज टेलीस्कोप, एक बड़े टेलीस्कोप की मदद से। लाइक वीनस यूरेनस ऑल्सो रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जैसे यूरेनस और जो वीनस होते हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेट करते रहते हैं। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स ऑफ यूरेनस इज दैट इट हैज़ हाईली टाइटल रोटेशन एक्सिस। मतलब ये कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है, मतलब ऐसा लगता है कि वह गिर जाएगा ऐसा। फिर ऐसे यहाँ पे देख सकते हो सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम के और भी मेंबर्स हैं, जैसे एस्ट्रोडियर्स, कॉमेट्स, फिर है मेट्रोस एंड मेट्रोराइड्स, ठीक है। तो हम पहले इसके बारे में रीड करते हैं। मेट्रोराइड्स किसे कहते हैं? सम मेटोर्स आर लार्ज एंड सो दे can reach the earth, therefore before they erode completely the body that reach the earth is called a meteorite. कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती है कि वह बार बार विस्फोट होने के बाद भी पृथ्वी पर पहुंच जाती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मेटेओराइट, मतलब उल्का पिंड। फिर यहाँ पे देख सकते हो आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मतलब कृत्रिम उपग्रह। यू मस्ट हैव हियर्ड दैट देयर आर अ नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच आर orbiting the earth. You might wonder how artificial satellites are different from natural satellites. Artificial satellites are man-made. They are launched from the earth. They revolve around the earth much closer than earth's natural satellite, the moon. मतलब आपने सुना होगा कि जो बहुत से कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ उपग्रह प्राकृतिक उपग्रहों से इस प्रकार अलग है। जैसे कुछ उपग्रह होते हैं जो मानव ने बनाए होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, लेकिन अर्थात चंद्रमा की, और कुछ ऐसे होते हैं जो मानव ने नहीं बनाए होते हैं। इंडिया हैज़ बिल्ड एंड लॉन्च सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट. आर्यभट्ट was the first Indian satellite. Some other Indian satellite are INSAT, IRS, कल्पना 1, एस्यूट ETC फिगर 70.28. भारत ने बहुत सारे कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण किया है. ठीक है, आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह है. कुछ अन्य भारतीय ग्रह जैसे इनसैट हुआ, IRS हुआ, फिर कल्पना, एजुकेट आदि, ये सारे जैसे फिगर 70.28 में बताए गए. आर्टिफिशियल सैटेलाइट है मैनी पार्टिकल एप्लीकेशन. दे आर यूज फॉर फोरकास्टिंग वेदर, ट्रांसमिटिंग टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल्स. दे आर ऑल्सो यूज टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग. कृत्रिम ग्रहों के बहुत सारे व्यवहारिक अनुग्रह है. इसका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविजन संकेतों के प्रेषण में किया जाता है. इसका उपयोग जो दूर संचार होते हैं, दूर संवेदन के लिए भी किया जाता है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बात करने के लिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हो आपके यहाँ कीवर्ड्स है, फिर व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या सीखा, फिर आपकी एक्सरसाइज है.
आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको इसकी सारी एक्सरसाइज जितनी भी डेफिनेशंस है वो आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करनी है। सो थैंक यू एवरीवन।